हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट शुड यू कीप इन योर माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ। यानी कि ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट हमें करना है तो हमें किन किन चीज़ों पे पहले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आंख बंद करके हमें ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो हमें फ़ायदे की जगह पे हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आना ही चाहिए। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देते हैं कि ईटीएफ बेसिकली क्या होता है। एक तरफ स्टॉक होता है और एक तरफ फिर ईटीएफ होता है, एक तरफ आपका म्यूचुअल फंड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बीच में आपके पास एक ऑप्शन आ गया ईटीएफ, यानी कि ब्रिज आ गया आपका एक तरह से। तो आपको पता होगा कि हमें किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, किसी XYZ स्टॉक के अंदर, तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो हम यहाँ करते हैं। और ईटीएफ बेसिकली क्या रहता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, जो कि क्या होते हैं, जो आपके निफ्टी 50 वगैरह होते हैं ना, एक्सचेंज सेक्टर होते हैं। निफ्टी 50 होता है आपका, निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, ठीक है। मिड कैप 150 होता है, मिड कैप 150 या फिर 250 स्मॉल कैप। ये क्या होते हैं आपके, ये जो इंडेक्सेस होते हैं उनको लेकर के बनाया जाता है ईटीएफ। यानी कि इंडेक्स क्या करते हैं, यानी निफ्टी 50 है, क्या ट्रैक करता है कि हमारे ओवरऑल पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो कैसी चल रही है। हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे शेयर मार्केट के हिसाब से हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है। हम आइडिया लगाते हैं कि निफ्टी 50 अगर हमारा ग्रोइंग है, हमारा बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि हमारा देश तरक्की करता जा रहा है। नीचे जा रहा है तो मार्केट की खस्ता हालत चल रही है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट को हम समझते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। स्मॉल कैप का है, मिड कैप का है, ठीक है ना, लार्ज कैप यानी कि जो निफ्टी 50 है, नेक्स्ट 50 है, इंडेक्स 100 भी है। तो इस प्रकार से इंडेक्सेस जितने भी होते हैं ये मार्केट को ट्रैक करते हैं। और इन्हीं ट्रैकिंग को लेकर के जो क्या रहता है कि इन्हीं इंडेक्सेस को लेकर के ईटीएफ बन जाता है। जैसे कि निफ्टी 50 ईटीएफ कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो निफ्टी 50 ईटीएफ, इसको अगर अलग अलग कंपनियों ने, अलग अलग एएमसीज ने क्या है, अलग अलग ईटीएफ बना दिए हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं, जब हम ईटीएफ के अंदर पैसा लगाते हैं तो हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो हम सबसे पहला जो पॉइंट कह रहे हैं वो है आपका एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। सबसे पहला क्या है, एक्सपेंस रेशियो। जब जैसे जिस प्रकार से हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पर भी एक्सपेंस रेशियो होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर फंड मैनेजर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे किस किस कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, किससे पैसा निकालना है, कितना रेशियो लगाना है, ये काफ़ी सारा वर्क करना पड़ता है। लेकिन ईटीएफ के अंदर एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। जब म्यूचुअल फंड की हम बात कर लेते हैं तो 0.75 ऐसे 79% ऐसे कम समथिंग रहता है, और ईटीएफ के अंदर 0.035% ऐसे रहता है, ठीक है ना, लगभग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेस होते हैं। जैसे कि मैं निफ्टी 50 की अगर बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी 50 के अंदर हमेशा 50 कंपनियां रहेंगी, यानी कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनी रहेंगी। तो 50 कंपनियों के अंदर पैसा लगाना है, यानी कि फंड मैनेजर को आंख बंद करके इन्हीं के अंदर तो पैसा लगाना है। इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, कम वर्क कम रहता है, तो यहाँ पे कम पैसा खर्च होता है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो कम होता है। यहाँ पे क्या रहता है कि भैया म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंट कंपनियों को, मतलब हजारों कंपनियों को फिल्टर करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, तब जाकर के 40, 50, 150 कंपनियों में पैसा लगाया जाता है, यानी काम ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे कि भैया एक्सपेंस रेशियो कम हो, यानी कि ईटीएफ भी अच्छा हो और साथ में एक्सपेंस रेशियो भी कम हो, इस चीज़ को हम देखते हैं। अगला जो पॉइंट है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं ईटीएफ के अंदर, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर लिक्विडिटी अच्छी नहीं है तो हम उस ईटीएफ के अंदर फंस भी सकते हैं। कैसे फंस सकते हैं, मान लीजिए आपने किसी ईटीएफ के अंदर बाई कर लिया, आपने इसके अंदर 1000 क्वांटिटी बाई कर ली, ठीक है। आज आपने बाई कर ली, लेकिन कल बोले तो 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद आप इसको सेल करना चाहेंगे कि भैया मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, मुझे इसको निकलना है, मुझे इसमें से। तो आप क्या हुआ, आप जब सेल करेंगे तो आपको आगे मार्केट में बायर चाहिए ना, तो वहां पे अगर बायर ही नहीं है तो आप बेच कैसे पाओगे, यानी कि आप फंस गए ना इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर लिक्विडिटी होनी चाहिए कि आप जब चाहें तब आप इसको बाई भी कर सकें और तब चाहें तब इसको सेल भी कर सकें, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या चाहिए, आपको लिक्विडिटी होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर अच्छी खासी लिक्विडिटी होगी, वॉल्यूम अच्छी खासी होगी कि रोजाना लाखों लोग इसके अंदर बाई सेल कर रहे हैं, तो आप इसको कभी भी बाई सेल कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा तीसरा, उसको हम कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन। देखिए,
जब हम एक ETF के अंदर पैसा लगाते हैं तो ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन तो हो ही जाता है। जैसे कि मैंने बोला आपसे निफ्टी 50, यानी निफ्टी 50 के अंदर कुछ कंपनियां IT सेक्टर की होंगी, कुछ फार्मा की होंगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की होंगी, यानी कि अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होंगी। तो आप इसके अंदर ऑलरेडी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है देखने को, लेकिन फिर भी आप जब ETF के अंदर पैसा लगाते हैं तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं कि चलो मैंने निफ्टी 50 के अंदर पैसा लगाया है तो ये सेक्टर आ गए, इसके अंदर ये डाइवर्सिफिकेशन आ गया है। और आप फिर एक मिड कैप वाला या लार्ज कैप वाला क्या ले रहे हैं, आप मिड कैप 150 वाला ETF ले रहे हैं। तो इस प्रकार से इनके अंदर मिड कैप वाले कंपनियों के अंदर पैसा लग रहा है और मिड कैप के अंदर ये डाइवर्सिफिकेशन हो रहे हैं, ये सेक्टर में पैसा लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको जितना डाइवर्सिफिकेशन चाहिए आप उतना ETF के जरिए आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है कि आपने निफ्टी 50 यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगा दिया, मिड कैप में भी लगा दिया, लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं यार मैंने स्मॉल कैप में तो लगाया ही नहीं है, तो मुझको स्मॉल कैप का भी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो आप स्मॉल कैप की डाइवर्सिफिकेशन वाला ETF भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। यानी कि आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं कि आप किस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकें। अगला है दोस्तों फंड साइज, यानी कि चौथे की हम बात कर लेते हैं, 4th नंबर फंड साइज। देखिए हम किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाएं, फंड साइज, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाएं या फिर ETF के अंदर पैसा लगाएं, हम एक फंड साइज से क्या लगा लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं। मान लीजिए किसी का फंड साइज है, म्यूचुअल फंड हो या ETF हो, किसी का फंड साइज है आपका 1000 करोड़, ठीक है जी, किसी का फंड साइज है 35,000 करोड़। सोचिए कि जिसका 1000 करोड़ का फंड साइज है या तो वो नया होगा या फिर उसकी डिमांड नहीं होगी मार्केट में, लेकिन जिसका 35,000 करोड़ का फंड साइज है, आप ये चीज़ सोच सकते हो कि यहाँ पर बाकी में पैसा लोगों ने ज़्यादा लगाया है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर अच्छा होगा। या फिर भेड़चाल होगी कि हाँ लोगों ने धुआंधार पैसा लगा दिया इसके अंदर, तो पर भेड़चाल इतनी नहीं हो सकती है, तो यानी इसके अंदर कुछ तो खास होगा, कुछ तो ठीक होगा, इसलिए इसके अंदर पैसा लगाया है। तो जब कभी भी आप पैसा लगाते हैं ETF के अंदर, तो उसका आपको क्या देखना चाहिए, थोड़ा फंड साइज भी देखना चाहिए कि इसका फंड साइज कितना है, यानी कि आपसे पहले कितना लोगों ने इस फंड के अंदर, इस ETF के अंदर पैसा लगा रखा है। तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी क्या क्षमता है, किसकी क्या मतलब एक रेपो है, वो भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। इसके बाद में 5वां है हिस्ट्री रिटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री रिटर्न्स आप देखेंगे, ठीक है, कि उसकी हिस्ट्री, यानी मान लीजिए कोई ETF 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई ETF में हम पैसा लगाते हैं तो कम से कम अगर एज अ न्यू इन्वेस्टर के लिए कम से कम 5 साल पुराना अगर ETF है तो हम उससे आइडिया लगा लेते हैं कि भैया इसका रिटर्न कितना मिल रहा है हमें। तो आप देखेंगे कि हम हिस्ट्री रिटर्न देख सकते हैं कि पिछले 3 साल का रिटर्न क्या है, ठीक है, पिछले 5 साल का रिटर्न क्या है, पिछले 10 साल का रिटर्न क्या है। हम ऐसे देखेंगे तो हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि भैया ये ETF है और इस ETF के अंदर ये इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टेड है पैसा, क्योंकि वो इंडेक्स पे पैसा लगा हुआ है, ठीक है ना। कोई भी इंडेक्स हो सकता है, 150 इंडेक्स है या 250 स्मॉल कैप फंड है, ETF है। तो उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस लास्ट की कैसी रही है पिछले सालों के अंदर, कुछ सालों के अंदर। तो आगे वाले आने वाले समय के अंदर भी क्या रह सकती है इसकी रफ्तार, क्या इसकी स्ट्रेटजी रह सकती है, क्या रिटर्न रह सकते हैं, हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी भी ETF के अंदर पैसा लगाना है, हिस्ट्री देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी XYZ किसी यूट्यूबर ने या किसी वेबसाइट पे या किसी स्टॉक रिकमेंडेशन जो आजकल सर्विस चल रही है फेक वाली, वो कर दिया कि भाई उसके अंदर ETF में पैसा लगा दो। ऐसा नहीं करना है, आपको खुद से ये पॉइंट देखने हैं और खुद से आप डिसीजन लेंगे तो आप एक बेहतर अच्छा ETF पाएंगे और उसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगला है दोस्तों ट्रेडिंग कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होती है, 6th नंबर पर जब चलते हैं, ट्रेडिंग कॉस्ट यानी कि जब ETF को हम बाई करते हैं तो हमें क्या करता है, हमें पैसा लगता है, चार्जेस लगते हैं, ट्रेडिंग कॉस्ट लगती है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो वहाँ पे हमारा क्या लगता है, एक्सपेंस रेशियो लगता है। लेकिन जब ETF में लगाते हैं, हम ETF में पैसा बाई और सेल करते हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग कॉस्ट लगती है। कैसे, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी लगता है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो मैंने आपको बताया कितना लगता है, 0.035 या 0.25% इतना लगता है, यानी काफ़ी कम लगता है। लेकिन ट्रेडिंग कॉस्ट इसमें और लगती है, जैसे ब्रोकरेज चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं ब्रोकरेज चार्जेस, यानी कि आप ETF को बाई करते हैं तो उसका ब्रोकरेज लगता है, सेल करते हैं तो उसका भी ब्रोकरेज लगता है। तो जब यदि आप अगर आप लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर ब्रोकरेज लगता है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है मान लीजिए आप 10,000 रुपये लगा रहे हैं, आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आज इन्वेस्ट कर रहे हैं एक लंबे समय के लिए, तो आपको मान लीजिए यहाँ पे 20-40 रुपये या 50 रुपये, 20 रुपये से लेकर अगर 50 रुपये की ब्रोकरेज लग भी गई है
तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो यार बड़ा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन यदि आप ETF के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं कि आज आपने आज बाई किया आज सेल कर दिया, आपने आज सेल किया आज आपने बाई कर लिया, या आपने आज बाई किया कल को सेल कर दिया, यानी कि आप बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बाई सेल कर रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। तो आपको फिर ऐसी ब्रोकरेज की तरफ जाना चाहिए जो आपको ईयरली चार्जेस ले लेते हैं और कितना भी बाई सेल कीजिए आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, तो आपको ऐसा ब्रोकरेज लेना चाहिए। आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं कि ऐसे वो कौन कौन से ब्रोकरेज फर्म हैं जो कि ईयरली बेसिस पर चार्जेस ले लेते हैं, 1000 रुपये ईयरली या 2000 रुपये हर साल के लिए, और आप कितना भी बाई सेल कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हमारी हो गई, ट्रेडिंग कॉस्ट की बात होगी। अब अगले और लास्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, टैक्स इम्प्लीकेशंस, यानी कि भैया हमारा टैक्स क्या लगेगा हमें ये भी तो समझना चाहिए। तो देखिए टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जो कि आप 1 साल से पहले किसी भी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हैं, जैसे कि मैंने आज बाई किया आज ही सेल कर दिया तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा ये, या आपने आज बाई किया आपने 1 साल पहले उसको सेल कर दिया तो ये भी आपका शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका होता है जो 1 साल के बाद में, यानी कि आपने आज बाई किया और 1 साल के बाद आप जो भी सेल करते हैं तो उन पर टैक्सेस भी लगते हैं, तो आपको इन चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए। मान लीजिए आपने क्या किया कि आज आपने कोई माल बाई किया, ठीक है, आज आपने बाई कर लिया, कल आपने सेल कर दिया और इसमें आपको 500 रुपये की कमाई हुई है, ठीक है जी, तो आपके इसमें ब्रोकरेज भी गई होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी जाएगा। आप ये मत सोचिए कि अब 500 रुपये आपको सीधे सीधे आपको प्रॉफिट हो रही है, आपको इस पर टैक्स भी तो देना है। तो हमें इन सारी कैलकुलेशन को देखना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि हमारा टैक्स भी कट गया, एक्सपेंस रेशियो भी कट गया, ब्रोकरेज भी कट गई, इसके बाद में हमें इस ट्रेड के अंदर कितना मिला ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें 500 मिला और करते रहते हैं ट्रेड, लास्ट में मालूम पड़ता है कि सारे जो भी अर्निंग थी हमारी वो सारी ब्रोकरेज में चली गई, एक्सपेंस रेशियो में चली गई, मिला क्या, कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें क्या करना चाहिए, हमें माइंड के अंदर रखना चाहिए अगर हमें वाकई में पैसा बनाना है, क्योंकि जितना आपको ज़्यादा पैसा बनाना है आपको उतना पैसा बचाना भी तो सीखना पड़ेगा, जितना पैसा आप बचाओगे उतना ही आपका प्रॉफिट या रिटर्न बढ़ेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो या कर चुके हो या करने वाले हो या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आप इन पॉइंट को जरूर ध्यान में दीजिएगा, जिससे क्या होगा आपके खर्चे कम होंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। तो वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।